स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। हमारी बायोलॉजी का एक टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। हम टॉपिक बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर हमने जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है, मेल फीमेल पार्ट हैं, एंथर का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, उन सब के बारे में हमने बात कर ली है। अभी हमें बात करनी है फर्टिलाइजेशन, और मेनली इन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के अंदर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़ होना, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगेमी कहते हैं। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे बेटा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो नीट एग्जाम है उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था या फर्टिलाइजेशन को नोटिस किसने किया था। तो फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन जो है वो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। ओके। अब देखिए क्या होता है फर्टिलाइजेशन जो है, हमने अर्लियर क्लासेस में ब्रीफ में नॉर्मल टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना है। हम 12th क्लास में हैं, हमें थोड़ा डीप पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट्स के अंदर वो 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 6 स्टेप्स में क्या होगा, सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही पोलिनेशन हो जाएगा, पोलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन जो हैं वो स्टिग्मा पर आएंगे। स्टिग्मा पर आने के बाद उनका जर्मिनेशन होगा और वहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी। वो किस तरह से बनेगी उसको हम आगे बात करेंगे। सेकंड जो हमारा स्टेप आता है वो है पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। मतलब पोलन ट्यूब डेवलप हो गई है, पोलन ट्यूब डेवलप होने के बाद वही पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के बाद स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचेगी। तो क्या पाथ रहेगा, किस तरह से वो पाथ में क्या स्ट्रगल्स उसके लिए होंगे, वो सब की बात हमें करनी है। थर्ड हमारे पास आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। स्टाइल को उसने क्रॉस कर लिया, स्टाइल से वो पास हो चुकी है, अब वो ओव्यूल में आई। तो ओव्यूल में किस तरह से एंटर करेगी, किधर से एंटर करेगी। उसके बाद आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियोसेक। ओव्यूल में एंटर करने के बाद एम्ब्रियोसेक में एंटर किस तरफ से करेगी, ठीक है। अब यदि एम्ब्रियोसेक में एंटर कर गई, उसके बाद होगा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, कि जो हमने पढ़ रखा है पहले से, अभी हम वापस बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म में हो रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस प्लांट्स के अंदर है, या ये डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के लिए, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। ये सब हमें बातें करनी है। तो हम इसी सीक्वेंस में फर्स्ट जो हमारा है उसमें हम बात करें। फर्स्ट जो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब के अंदर देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वहां से वे कार्बोहाइड्रेट और कई टाइप के कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे, और जब केमिकल्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो पोलन ग्रेन्स स्वेलअप हो जाएंगे। पोलन ग्रेन्स स्वेलअप होने के बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन्स के स्वेलअप होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स की जो इंटिन है, पोलन ग्रेन्स की जो इंटिन लेयर है, उस इंटिन लेयर से क्या होता है, एक पोलन ट्यूब बनती है। इंटिन लेयर से एक पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। और पोलन ट्यूब जो है वो बाहर किधर से निकलेगी, वो बाहर जर्म पोर के थ्रू निकलेगी। इंटिन से बनेगी और जर्म पोर्स के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इंटिन से निकलेगी और जर्म पोर से बाहर, इंटिन से डेवलप होगी और जर्म पोर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा रहेगा सेकंड, हमारा आएगा कि जर्म पोर से जब पोलन ट्यूब बाहर निकल गई। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या नॉर्मली एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब बनती है। नॉर्मली एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब बनती है, लेकिन कई केसेस में, जैसे मालवेसी जो हमारी फैमिली है, कुकुरबिटेसी जो फैमिली है, तो मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर क्या होता है कि एक पोलन ग्रेन से 2 या 3 पोलन ट्यूब भी डेवलप हो सकती है, ओरिजिनेट हो सकती है। यदि एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोसिफिनस। यदि एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब यदि डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन को हम मोनोसिफिनस कहेंगे। और यदि एक पोलन ग्रेन से 2 या 3 पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन को हम पॉलीसिफिनस कहेंगे।
ठीक है ना। यदि एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब डेवलप होगी तो मोनोसिफिनस, और यदि एक पोलन ग्रेन से 2-3 पोलन ट्यूब डेवलप होती है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीसिफिनस। उसके बाद आता है हमारे पास ये जो बात है कि पोलन ट्यूब डेवलप होती है, किस तरह से होती है, कितनी होती है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन जो साइंटिस्ट ने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था जी.बी. अमीकी। ठीक है, जी.बी. अमीकी नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पोलन ट्यूब को के डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था। जी.बी. अमीकी ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, और किस में एक्सप्लेन किया था? उन्होंने एक्सप्लेन किया था पोर्चुलाका ओलेरिसी में। पोर्चुलाका ओलेरिसी में उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। जी.बी. अमीकी ने पोर्चुलाका ओलेरिसी एक प्लांट था, उसके अंदर पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट को, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखिए पोलन ट्यूब जब बन गई, पोलन ट्यूब जब बन जाएगी, पोलन ट्यूब के बनने के बाद क्या होगा? पोलन ट्यूब के बनने के बाद जब पोलन ट्यूब है उसके अंदर न्यूक्लियस आ जाएंगे। हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि पोलन ट्यूब जो है या पोलिनेशन की प्रोसेस जब होती है तो हमने पढ़ा कि मेल गैमेटोफाइट बनने से पहले 2 माइटोसिस की प्रोसेस होती है। उसमें से एक माइटोसिस पोलिनेशन से पहले हो जाता है और दूसरा माइटोसिस पोलिनेशन के बाद होता है। तो क्या होगा कि वो जो 2 न्यूक्लियस थे जो फर्स्ट माइटोसिस में डेवलप हुए थे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, वो दोनों न्यूक्लियस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर जब वो दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं तो जो जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं हुआ था, अभी तक 2 ही न्यूक्लियस है, जब मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, आपसे यदि कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट में कितनी सेल्स होती है, तो आपको बताना है 3 सेल्स। मेल गैमेटोफाइट में 3 सेल्स होती है, 2 मेल गैमेट होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है। ठीक है ना। तो जो जनरेटिव सेल थी, वो जनरेटिव सेल मेल गैमेटोफाइट जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगी, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, अब क्या होगा, इस तरह से अब पोलन ट्यूब के अंदर 3 न्यूक्लियस हो गए या 3 सेल हो गई, 2 मेल गैमेट हो गए, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। ये आपको इतना जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब में ध्यान रखना है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, जर्मिनेशन हो गया, हमने सेकंड बता, पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब क्या होगा, ओव्यूल की तरफ मूव करेगी। ओव्यूल से पहले स्टाइल, स्टिग्मा के बाद सेकंड पार्ट हमें पता है स्टाइल होता है, तो वो स्टाइल से मूव करेगी। हमेशा पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओव्यूल, ये एक ही डायरेक्शन है, फिक्स है पोलन ट्यूब के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि पोलन ट्यूब हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि पोलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स ओव्यूल थ्रू स्टाइल। स्टिग्मा से, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक जो है पोलन ट्यूब हमारी पहुंचेगी। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो मेनली डिपेंड करेगी स्टाइल की स्ट्रक्चर पर। पोलन ट्यूब की ग्रोथ मेनली डिपेंड करेगी स्टाइल की स्ट्रक्चर पर। जैसे हम बात करें, हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, लीलियम एंड राइब्स, 2 हमारे पास प्लांट हैं, लीलियम एंड राइब्स। तो लीलियम एंड राइब्स, इन दोनों प्लांट के अंदर जो स्टाइल होती है वो होलो होती है, स्टाइल जो है वो खोखली होती है। अब जब स्टाइल खोखली होती है तो उस स्टाइल के अंदर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फिल रहता है। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो है वो उसके अंदर फिल रहता है। वो सब्सटेंस क्या करता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। ठीक है, लीलियम और राइब जो प्लांट है इसके अंदर स्टाइल होलो होती है, उसमें म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फिल रहता है, और उस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के कारण जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो स्टिम्युलेट होती है। सम केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या है, स्टाइल जो है वो अंदर से सॉलिड होती है। सॉलिड होती है तो पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करेगी, स्टाइल जब सॉलिड है उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के जो सेंट्रल रीजन है उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट है उस टिश्यू वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट या डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सर हार्ड टिश्यू थे, टिश्यूज़ जो है वो अपने आप धीरे धीरे डिजनरेट होना कैसे स्टार्ट हो गए, पोलन ट्यूब के अंदर वहाँ पे एक पेक्टिनेज एंजाइम रिलीज किया जाता है। पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो स्टाइल के, जो हार्ड स्टाइल थी उस स्टाइल के अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट थे उन टिश्यूज़ को क्या कर देगी, डिसोल्व कर देगी, डिजनरेट कर देगी। डिजनरेट कर देगी तो पोलन ट्यूब के लिए एक पाथवे बनता जाएगा।
पाथवे बनता जाएगा तो पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल की तरफ मूव करती जाएगी। ठीक है, जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे हम बात करें इन सम प्लांट्स लाइक ओइनोथीरा एंड पिट्यूनिया, जो प्लांट्स हैं हमारे पास, ओइनोथीरा एंड पिट्यूनिया, इन जो प्लांट्स के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो सेल्स के जो इंटरसेल्यूलर स्पेस हैं उनके अंदर से पास होती हुई ओव्यूल की तरफ मूव करती है। ठीक है ना, देखिए 3 कंडीशन हमने पढ़ी, या तो स्टाइल होलो होगी, स्टाइल होलो होगी तो जो उसके अंदर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फिल होगा जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टिम्युलेट करेगा। सेकंड जो है उसके अंदर स्टाइल जो है वो हार्ड थी, टिश्यूज प्रेजेंट थे, तो कैसे ग्रो करे, तो उसके अंदर पोलन ट्यूब एक पैक्टिनेज एंजाइम रिलीज करेगी, उस पैक्टिनेज एंजाइम की एक्शन से जो टिश्यूज हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे और वहाँ पे एक पाथवे बन जाएगा। जो ओइनोथीरा और पिट्यूनिया जो प्लांट है इसके अंदर क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो कर रही है इंटरसेल्यूलर स्पेस के थ्रू, सेल्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट था उन स्पेस के अंदर से होते हुए पोलन ट्यूब जो है वो मूवमेंट करेगी लाइक दिस, इस तरह से। देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सेल्स है, ये हमारे पास सेल्स है। अब क्या होगा, इन सेल्स में एक पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर रही थी। ठीक है, अब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही थी तो पोलन ट्यूब में क्या होगा, पोलन ट्यूब जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है हमारा, इस इंटरसेल्यूलर स्पेस से यहाँ से होते हुए, जैसे ये स्पेस है तो यहाँ से इस तरह से होते हुए पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी। इंटरसेल्यूलर स्पेस को, सेल्स को डैमेज नहीं कर रही है, जबकि हमने देखा कि जो सेकंड केस है हार्ड वाली कंडीशन में सेल्स को डैमेज किया जा रहा है, वहाँ पे डिजनरेट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन थर्ड केस में इंटरसेल्यूलर स्पेस से जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो कर रही है। और आपको इस पॉइंट की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा स्टिग्मा स्टाइल ओव्यूल इस तरह से मूवमेंट करेगी। सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओव्यूल। इसमें भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि जो पोलन ट्यूब है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिडायरेक्शन तो है ही है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन, तो सबसे पहले स्टिग्मा है हमारे पास, उसके बाद स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ और स्टाइल से फिर ओव्यूल की तरफ, ये डायरेक्शन हमारी रहेगी। ठीक है ना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। अब बात ये आती है सर ये इधर ही क्यों जा रही है। देखिए ओव्यूल के पास कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, आपके सामने लास्ट पॉइंट में एक नाम लिखा हुआ है कीमोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक टाइप। तो कीमोट्रोपिक का मतलब क्या, देखिए कीमो मतलब आपको पता है केमिकल, कीमो मतलब आपको पता है केमिकल, और ट्रोपिक का मतलब है जब भी प्लांट में कोई डायरेक्शन होती है, कोई भी मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट की यदि डायरेक्शन फिक्स है, उस मूवमेंट की डायरेक्शन यदि फिक्स है तो ट्रोपिक मूवमेंट है। ठीक है, यदि कोई भी फिक्स डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट्स में तो उनको ट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये ट्रोपिक मूवमेंट जो है वो केमिकल के कारण हुई है तो इसको कह दिया हमने, इसको हमने कहा कीमोट्रोपिक। ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट जो पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा से ओव्यूल की तरफ जब जाती है तो इस मूवमेंट को क्या हम कहेंगे। ठीक है, तो ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। या ये क्वेश्चन आ जाता है कि कीमोट्रोपिक मूवमेंट का एक एग्जांपल प्लांट्स में, तो कीमोट्रोपिक मूवमेंट का एक एग्जांपल क्या है, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, ये हमारा होने के बाद हमारा थर्ड जो क्लियर है सभी के, थर्ड जो हमारा स्टेप आता है वो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है सबसे पहले एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। अब ओव्यूल में पोलन ट्यूब किस तरह से एंटर करेगी, देखिए तीनों डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। यदि देखिए पोरो फर्स्ट है आपके पास, पोरोगेमी, पोरो पोर मीन्स होता है छेद। अब हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ओव्यूल के अंदर एक पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यदि माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करेगी, यदि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है ओव्यूल में तो इसे हम टर्म को नाम कहेंगे पोरोगेमी। इसे हमने कहा पोरोगेमी। ठीक है, पोरोगेमी क्या है, यदि पोलन ट्यूब ओव्यूल के माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो उसे पोरोगेमी कहेंगे। यदि
पोलन ट्यूब चेलाजा की तरफ से एंटर करती है। सेकंड एक डायग्राम में आप देखिए, सेकंड डायग्राम में जो पोलन ट्यूब है वो ऊपर की तरफ से चेलाजा की तरफ से एंटर कर रही है। यदि चेलाजा की तरफ से एंटर करती है तो चेलेजोगेमी, पोर के थ्रू या माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो पोरोगेमी, और यदि चेलाजा और माइक्रोपाइल को छोड़कर किसी भी थ्रू से इंटीग्यूमेंट का हम नाम दें, इंटीग्यूमेंट के थ्रू यदि एंटर करती है तो उसे हम कहेंगे मीजोगेमी। तीन कंडीशन है हमारे पास, तीन डेफिनेशंस हैं या तीन टर्म हैं, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी एंड मीजोगेमी। पोरोगेमी के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रही है ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू, चेलेजोगेमी में पोलन ट्यूब एंटर कर रही है चेलाजा के थ्रू, और मीजोगेमी में पोलन ट्यूब एंटर कर रही है इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू। पोरोगेमी के हमारे पास मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में हो रही है वो पोरोगेमी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में माइक्रोपाइल के थ्रू ही होती है। जबकि चेलेजोगेमी का आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो कैजुएरियाना, जुगलान्स एंड बेट्यूला, और मीजोगेमी का एग्जांपल पूछा जाए तो कुकुरबिटा एंड पोप्यूलस। ये है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। तीनों से रिलेटेड नीट में जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड या टर्म से रिलेटेड, तो आपको इनका ध्यान रखना है। उसके बाद जब ओव्यूल में एंटर हो चुकी है तो ओव्यूल के बाद बात आएगी एम्ब्रियो सैक की, कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में किस तरह से एंटर करेगी। तो देखिए तीन तरह से पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। या तो क्या होगा कि जो स्पेस है एग सेल और सिनर्जिड के बीच का जो स्पेस है, मान लीजिए ये हमारे पास एग सेल है, ये एग सेल है और ये सिनर्जिड है, तो एग सेल और सिनर्जिड के बीच का जो स्पेस है या तो यहाँ से एंटर करेगी। सेकंड हमारे पास आता है कि हमारा ये एम्ब्रियो सैक था, इसमें ये तीन सेल थी, ठीक है। तो इन तीन सेल के अंदर क्या है कि जो स्पेस है किस किस के बीच, जो स्पेस है, सेकंड पॉइंट देखिए कि जो स्पेस है एम्ब्रियो सैक की वॉल और सिनर्जिड के बीच, जैसे देखिए ये सिनर्जिड है, मान लीजिए ये सिनर्जिड सेल है, ये वॉल है, तो सिनर्जिड सेल और वॉल के स्पेस के बीच से यदि एंटर करती है पोलन ट्यूब, ये कंडीशन रहेगी। थर्ड, सिनर्जिड को छेदती हुई सिनर्जिड सेल के अंदर से, जैसे ये सिनर्जिड सेल है यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, ठीक है। तीन कंडीशन में एंटर करेगी, या तो सिनर्जिड और एग सेल के बीच से, या सिनर्जिड और एम्ब्रियो सैक की वॉल के बीच से, और तीसरा है सिनर्जिड सेल को छेदते हुए, पियर्स करते हुए, काटते हुए, ठीक है। इस तरह से एंटर करेगी। अब देखिए पोलन ट्यूब जब एंटर कर जाएगी एम्ब्रियो सैक में तो क्या क्या स्टेप्स वहाँ पर रहेंगे। ये तो था वे, हमने जो ऊपर बात की है ये तो वे है कि किस तरफ से एंटर करेगी। अब एंटर करने के बाद क्या रहेगा देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, वन ऑफ द सिनर्जिड्स गेट डिसइंटीग्रेटेड बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। मतलब जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करने वाली होगी, एक सिनर्जिड सेल जो है वो वहाँ से गायब हो जाएगी, हट जाएगी वहाँ से। एक सिनर्जिड सेल पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले वहाँ से गायब हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। जनरली द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द स्पेस इन बिटवीन द टू सिनर्जिड्स एंड जनरली आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस एंटर्स द फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ द डिजनरेटिंग सिनर्जिड्स। नॉर्मली क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो स्पेस जो दो सिनर्जिड सेल है उनके बीच से एंटर करती है, ठीक है ना। या फिर जो हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड सेल्स के अंदर हमने बात की थी कि फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ से एंटर करेगी। एंटरिंग करने के बाद क्या होगा, जब मान लीजिए पोलन ट्यूब जो है यहाँ तक हमारी पोलन ट्यूब एंटर हो चुकी है, पोलन ट्यूब एंटर होने के बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर होने के बाद जो पोलन ट्यूब का टर्मिनल पार्ट है या सब टर्मिनल पार्ट है, मतलब लास्ट वाला पार्ट, पोलन ट्यूब का जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है, मान लीजिए ये एक पोलन ट्यूब है तो ये इसका टर्मिनल पार्ट है, और इस टर्मिनल पार्ट के नीचे वाला ये पार्ट जो है वो सब टर्मिनल है। तो टर्मिनल पार्ट या सब टर्मिनल पार्ट जो है वहाँ से क्या होगा, वहाँ से एक पोर बनेगा, उसके अंदर एक पोल बनेगा, ठीक है। और वो पोर जो है उस पोर से क्या होगा कि जो तीन सेल्स उसके अंदर थे, तीन न्यूक्लियस जो थे वो बाहर आ जाएंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए, आफ्टर एंटरिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड the terminal or subterminal part of pollen tube develops a pore through which both the male gametes and female gametes
एंड सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर रिलीज्ड इन द डीजनरेटिंग सिनर्जिड। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे पोर बनेगा तो जो न्यूक्लियस है और कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म जो है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर कर जाएंगे। एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करने के बाद क्या होगा कि जो एक मेल गैमीट है वो एग सेल तक पहुंच जाएगा और जो दूसरा मेल गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। अब देखिए, हमने सिनर्जिड की तरफ से एंट्री की थी, तो सिनर्जिड की तरफ से एंट्री की तो जो एक मेल गैमीट है वो तो आसानी से एग सेल के पास पहुंच गया, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एम्ब्रियो सेक के बीच में प्रेजेंट है, जबकि न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस तो अभी एग एपरेटस के पास है। तो जो दूसरा न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास अमीबिक मूवमेंट करते हुए या कोई भी मूवमेंट करते हुए एग सेल तक सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। ये होने के बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप आता है जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब क्या होगा, जो एक मेल गैमीट है वो एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एक मेल गैमीट एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में यही कहा है कि फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड वन मेल गैमीट इन द एम्ब्रियो सेक इज नोन एज गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन का मतलब है कि एग सेल का मेल गैमीट के साथ फ्यूज होना। इसे गैमेटिक फ्यूजन भी कर रहे हैं या सिनगेमी कर रहे हैं या ट्रू फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तीन नाम दिए गए हैं, गैमेटिक फ्यूजन भी कह सकते हैं, सिनगेमी भी कह सकते हैं या ट्रू फर्टिलाइजेशन भी हम इसे कह सकते हैं। किसे, फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड वन मेल गैमेट, एग सेल और वन मेल गैमेट का आपस में फ्यूज होना, उसे हम गैमेटिक फ्यूजन, सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा, हम सबको पता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस थे वो हैप्लॉइड थे, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, वो डिप्लॉइड होगा। उसके बाद क्या देखिए कि जैसे ही जो सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो दूसरा मेल गैमीट था और सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो भी आपस में फ्यूज होंगे और वो आपस में फ्यूज होके बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे वो, और ये जो है ये ट्रिप्लॉइड होता है, ये जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है। आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, ये हमें सभी को पता है। दूसरा हमारे पास मेल गैमीट आया, वो हैप्लॉइड था। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए और एक ट्रिप्लॉइड सेल बना ली 3n। ठीक है, इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कब बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा जब सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट, सेकेंडरी न्यूक्लियस किसका पार्ट था, सेकेंडरी न्यूक्लियस ओव्यूल का पार्ट था, और मेल गैमीट किसका पार्ट है, मेल गैमीट तो मेल का पार्ट है, मेल गैमीटोफाइट का पार्ट है। ठीक है ना, तो मेल गैमीट और ओव्यूल का जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन जो है उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, पेन को फॉर्म कर लिया। अब जो ये पेन बनने की प्रोसेस है, हम यूँ कहें कि सेकेंडरी मेल गैमीट और जो सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो फ्यूज़न है उसे हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर बन रही है इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूज़न भी कहा। ठीक है ना, क्या कह रहा है देखिए, द सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एज देयर इज फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जा रहा है। ठीक है ना, अब एक फर्टिलाइजेशन हुआ सिनगेमी वाला, दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ ट्रिपल फ्यूजन वाला। तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को एक साथ हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को एक साथ हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले नोटिस किसने किया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सबसे पहले नोटिस करने का जो वर्क है वो नवास चीन ने किया था। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले नोटिस करने का वर्क नवास चीन ने किया था लीलियम एंड फ्रिटलेरिया प्लांट में। लीलियम एंड फ्रिटलेरिया प्लांट में नवास चीन ने डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले नोटिस किया था या एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी प्लांट में आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए पॉलिनेशन हुआ और डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बीच जो ये सारा काम हुआ
ये नॉर्मली कितने टाइम पीरियड में होता है, तो ये 2 आवर्स से लेकर 25 आवर्स तक का टाइम जो है लग सकता है इस पूरी प्रोसेस में। पॉलिनेशन के बाद से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन तक की प्रोसेस को 2 आवर्स से 25 आवर्स तक का टाइम जो है वो लग सकता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सुन लेना अच्छे से। क्या ट्रिपल फ्यूजन जो है वो सिनगेमी से पहले होता है? ट्रिपल फ्यूजन जो है वो सिनगेमी से पहले होता है। क्या बताया आपको मैंने कि ट्रिपल फ्यूजन जो है वो सिनगेमी से पहले होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सभी का? कोई यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना जो डाउट है, जो क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख भेजिए। ठीक है, मैं आपके हर डाउट या क्वेरी को सोल्व करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। डबल फर्टिलाइजेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, देखिए पहला क्या हुआ, सिनगेमी हुआ। ठीक है, सिनगेमी के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट तो आपका क्या होता है, फर्स्ट तो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो है मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, या हम यूँ कहें कि जो पेन बनने की प्रोसेस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस होती है, उसके बाद सिनगेमी होता है। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन में एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट और एग सेल का फर्टिलाइजेशन तो हर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या था, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस जो भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा था उसे हमने डबल फर्टिलाइजेशन कहा था, या ट्रिपल फ्यूजन उसका दूसरा नाम दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो आगे चलकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है, पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसे न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंजियोस्पर्म में डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एंडोस्पर्म कहाँ से आया? एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ से आया? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो ट्रिपल फ्यूजन के कारण आया। ट्रिपल फ्यूजन कहाँ से आया? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट के फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ और वही एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है। ठीक है। अब बहुत से जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होंगे? लॉजिस्ट मतलब जो स्टडी करते हैं, लॉजी मीन्स स्टडी होता है, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट मतलब जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे। तो जो बहुत से प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि जो एक हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मैटरनल और पैटर्नल दोनों क्रोमोसोम्स उसके अंदर आ गए। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के कारण जो हमारा एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के अंदर मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों क्रोमोसोम्स आ गए। अब दोनों क्रोमोसोम्स आ गए तो वहाँ पे वैरायटी शो होगी। मतलब ये कह रहा है कि एंडोस्पर्म इट शोज हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का मतलब क्या है? हाइब्रिड जो एक जनरेशन उसे शो कर रहा है। ठीक है, हाइब्रिड विगर डबल फर्टिलाइजेशन के कारण एंजियोस्पर्म में शो होती है। अब हाइब्रिड विगर शो होगी तो वहाँ पे नई टाइप के कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होंगे। इसलिए दो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। यदि आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन के, तो डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस 2 हैं। एक तो क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के कारण PEN बनता है, पेन आगे चलकर एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ साथ में यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के कारण पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। पैटर्नल और मैटरनल दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण जो एम्ब्रियो है वो हाइब्रिड विगर, मतलब दोनों का एक कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। ठीक है ना, जिससे नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ये है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब यदि किसी स्टूडेंट को
फर्टिलाइजेशन टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो वो हमें कमेंट में लिख भेजें। मैं उनके हर क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूँगा। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।